भाई लोग, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने साले को पिक कर लिया। यार कैंग द कॉन्करर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना तो व्यूज भी आ जाएंगे और कितनी मेहनत लगेगी उस तू को आने में बना मत लियो। कैंग द कॉन्करर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा साले। तेरा भी साला सपने में भी आंखें डराने लगे। तो अगर तुम लोग कैंग के बारे में नहीं जानते हो तो अच्छी बात है भैया, क्यों ही जानना है तुम्हें। और अगर तुम मार्वल के कट्टर फैन बनना ही चाहते हो तो भाई एक काम करो, मेरा पुराना वीडियो देख लो जिसमें मैंने कैंग के बारे में बताया हुआ है और ये उसका सेकंड पार्ट है। और मैं जानता हूँ ये भी कहने के बाद में बहुत सारे लोग अभी भी जाके वो वीडियो चेकआउट नहीं करेंगे, तो एक क्रैश कोर्स तो मुझे देना पड़ेगा इस वीडियो में। तो एक अल्टरनेट अर्थ पर 13th सेंचुरी में नथानियल रिचर्ड्स नाम का एक आदमी टाइम मशीन की खोज कर लेता है और पास्ट में जाके रामाटुट बनता है, जो कि बाद में एक्चुअली टाइम ट्रेवल करके वापस जब आता है तो वो 40th सेंचुरी में पहुंच के बन जाता है कैंग द कॉन्करर। पर उससे भी उसका मन नहीं भरता, तो उसके बाद में वो अपनी अध्यात्म की खोज पर निकलता है, जिसके बाद में वो बनता है इमोर्टस। तो ये था एक क्रैश कोर्स कैंग के ऊपर, और मैं भी कहूँगा फुल वीडियो एक बार चेकआउट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैंग के बहुत सारे वेरिएंट बन गए थे, क्योंकि जब जब उसने टाइम ट्रेवल किया था तब तक उसका एक वेरिएंट अपने आप ही बनता जा रहा था। इतने सारे कैंग के वेरिएंट्स बनने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इवन कैंग को खुद को प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो सारे कैंग ने मिलकर क्या किया, वो इकट्ठा हुए और उन सब ने मिलकर अपनी काउंसिल मंगा ली ताकि इसको थोड़ा रेगुलेट कर पाए और जितनी भी टाइम मिस हो रही है उसको थोड़ा कम कर पाए और कंट्रोल में कर पाए, ताकि वो कैंग आपस में ही नहीं लड़ने लग जाए। और अपना जो कैंग प्राइम है, जिसके बारे में हम अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं, उसको ये काउंसिल बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अपना कैंग प्राइम बाकी सब कैंग से कहता है कि देखो भाई, तुम्हें काउंसिल बनानी है बनाओ, पर मुझे टाइम ट्रेवल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। और कैंग की काउंसिल बनी इसलिए थी ताकि वो सारा का सारा केओस हैंडल कर सके, तो वो कैंग की बातें नहीं सुनते और काउंसिल से गुस्सा होने के कारण कैंग अपने 2 और वेरिएंट्स के साथ मिलकर पूरी की पूरी काउंसिल के वेरिएंट्स को मारने निकल पड़ता है। तो ये तीनों कैंग मिलकर सारी की सारी काउंसिल के वेरिएंट्स को एक एक करके खत्म करते जाते हैं, जब तक लास्ट में ये तीनों नहीं बच जाते। और इन तीनों के बचने के बाद लास्ट में जो एक वेरिएंट को मारना बचता है, उसके पास ये जाने से पहले आपस में लड़ बैठते हैं, इसकी वजह से ये लोग अपने आप को ही मार बैठते हैं और बचता है सिर्फ अपना कैंग प्राइम। और कैंग के प्राइम वेरिएंट के साथ में जो एक और वेरिएंट बचता है, वो उसका अल्टीमेट और फाइनल फॉर्म होता है, जिसको हम इमोर्टस नाम से जानते हैं। अब इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, हम पहले इमोर्टस की पूरी ओरिजिन को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में उसका मोटिव क्या है और वो यहाँ पर क्यों है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैंग अपनी अध्यात्म की खोज में निकल जाता है और उसको कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो एक्चुअली में वो टाइम कीपर्स से मिलता है, जो कि रोबोट नहीं होते, और वो टाइम कीपर्स कैंग को एक टास्क देते हैं जिससे वो अपनी एग्जिस्टेंस को बचा सके। कैसे? तो बेसिकली टाइम कीपर्स ये चाहते थे कि कैंग उनके लिए एक एजेंट की तरह काम करे, क्योंकि वो लोग खुद जाकर टाइम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और वो ये चाहते थे कि एक फिक्स टाइम पीरियड के गैप में एक पर्सन है जिसको उसे असैसिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसी की वजह से उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो टाइम कीपर्स ये जानते थे कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में वो बॉर्न होने वाला है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि कौन और कब। बस उन्हें ये पता था कि ये एक इतना पावरफुल बीइंग है जो कि रियलिटीज को मैनिपुलेट कर सकता है और इनकी एग्जिस्टेंस को खतरा पहुंचा सकता है। और इमोर्टस उनके साथ में एग्री करता है उनका काम करने के लिए, जो कि थोड़ा सस्पिशियस था, क्योंकि भाई देखो, कैंग किसी चीज़ पे इतनी आसानी से एग्री कर जाए ये थोड़ा मानना मुश्किल है। पर एक्चुअली में टाइम कीपर्स ने उसको धमकी दी थी कि वो उसे टाइम से एग्जाइल कर देंगे। बेसिकली जब वो उनका काम करने के लिए पहुंचता है तो वो स्पॉट कर लेता है उस बीइंग को, जो कि ना सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस और टाइम और रियलिटी के बीच में खतरा है, बल्कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स को जो ब्रेक कर सकती है, और उसका नाम होता है स्कारलेट विच। अब इस बात का पता लगाने के बाद कि एक्चुअली में उसका टारगेट कौन है, वो धीरे धीरे करके अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट करता है, जहाँ सबसे पहले वो वांडा को विजन के प्यार में गिराता है ताकि उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बने और प्यार हो। अब वो ऐसा क्यों करता है? सो देयर इज अ ट्विस्ट। जब इमोर्टस को पता लगता है कि स्कारलेट विच ही वो पर्सन है जिससे टाइम कीपर्स को खतरा है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इसकी पावर्स को यूज किया जाए अपने फायदे के लिए। इसलिए वो वांडा को मारता नहीं है, बल्कि उसे बचा के रखता है ताकि उसकी पावर्स को वो यूज कर सके। और वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वांडा के बायोलॉजिकल बच्चे होंगे तो वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होंगी, तो इसलिए वो विजन के साथ में उसको प्यार करता है, क्योंकि विजन के साथ में वांडा के बच्चे नहीं हो सकते। तो भाई अपने प्लान को स्मूथली वर्कआउट करवाने के लिए ये बंदा बीच बीच में टाइम में कूदता है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली टाइम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वरना इससे टाइमलाइन अल्टर हो जाएगी और वैसे एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से
जगह जगह पर आता जाता रहता है। तो भाई ये बंदा इस कदर की मास्टर प्लानिंग करके बैठा रहता है, इसके बच्चे नहीं होंगे और मैं इसकी पावर को यूज करूंगा पूरा कंट्रोल करने के लिए टाइम के ऊपर, और इसके सारे सपने धरे ही रह जाते हैं जब वांडा मेफिस्टो की सोल से 2 बच्चे बना लेती है। और कर लो मास्टर प्लानिंग। तो अपना प्लान फेल होता हुआ देखकर ये आदमी अग्रेसिव होकर वांडा की सारी पावर्स को छीनने में लग जाता है, और तभी टाइम कीपर्स आ जाते हैं और इसको सारी की सारी पावर्स ग्रांट कर देते हैं टाइम की। पर इसमें भी एक ट्विस्ट रहता है। तो ये कैंग को ये पावर दे देते हैं कि वो सारा टाइम देख सकता है, पर ये पावर नहीं देते कि वो इसमें कोई चेंजेस कर सकता है। मतलब वो जहाँ रहता है वो वहीं फ्रीज हो जाता है। और अभी तक की कैंग की कहानी सुनकर तुम्हारे कानों से खून नहीं आया तो अब जरूर आ जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज अपने सीट बेल्ट टाइट कर लो और थोड़ी देर के लिए मेरी बात गौर से सुनो। तुमने व्हाट इफ की कहानी के बारे में सुना होगा, जिसमें एक्चुअली अल्टरनेट अर्थ के इवेंट बताए जाते हैं। तो कैंग एक रियलिटी में अपनी कॉन्शियसनेस से वॉचर को मैनिपुलेट करता है, जो कि टाइम कीपर्स के साथ में डिस्कशन कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये टाइम कीपर्स एक्चुअली में टाइम कीपर्स है ही नहीं, बल्कि उनके इविल वेरिएंट्स यानी कि द टाइम ट्विस्टर्स हैं। और उन्होंने एक्चुअली ऐसा इसलिए किया ताकि टाइम कीपर्स एग्जिस्टेंस में ना आ सके। तो वो वॉचर को मैनिपुलेट कर अपने आप को वहां से फ्री करवाता है और वापस जाके अपने लिम्बो डायमेंशन में जाके आराम करने लगता है। तो अगर तुम लोग नहीं जानते हो, कैंग जब इमोर्टस बना था तो उसने अपना सारा राजपाट लिम्बो डायमेंशन में ही बनाया था। अब इसका रीजन ये था कि लिम्बो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है और एक दूसरे ही प्लेन में है, जिसकी वजह से अगर कैंग टाइम में कोई अल्टरनेशन करता भी है तो उसके किंगडम पे यानी कि इमोर्टस वाले वर्जन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो क्योंकि लिम्बो डायमेंशन में है तो वो अब सारे इवेंट्स को अल्टर करना चालू कर देता है। और इमोर्टस ये बात अश्योर करता है कि नथेनियल रिचर्ड्स पहले ड्रामाटोइड बने और फिर कैंग द कॉन्करर और फिर अल्टीमेटली इमोर्टस ही बने। ये सब करने के लिए वो छोटे नथेनियल को हार्म होने देता है, रामाटूट को फेल होने देता है और कैंग द कॉन्करर को अनसेटिस्फाई रहने देता है, ताकि वो अल्टीमेटली इमोर्टस बने ही बने। और बीच में जो भी चीजें तुम्हें कोइंसिडेंस लग रही है, जैसे कि रामाटूट का शिप का खराब होकर 40th सेंचुरी में क्रैश करना, वो इमोर्टस ही करवाता है। अब देखो ये सब चीजें करना इमोर्टस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैंग के इतने सारे वर्जन थे कि इनमें से किसको इमोर्टस बनाया जाए, इस बात पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। तो इमोर्टस ने सोचा क्यों ना इन सबको आपस में लड़ने दूं और जो भी इनमें से बचेगा उसको अगला इमोर्टस बना दूंगा, जो कि मेरे साथ में इस पूरे टाइम को राज करेगा, दैट मैं अपनी ही मदद से पूरे टाइम पे राज कर पाऊं। और यहाँ पे सारे अलग वेरिएंट्स को मार कर अपना कैंग प्राइम इमोर्टस से पहली बार मिलता है। इससे पहले इमोर्टस तो कैंग से मिला है, पर ये कैंग इमोर्टस से नहीं मिला। अपनी फर्स्ट मीटिंग के बाद इमोर्टस कैंग को ये सब चीज़ें बताता है और ये बताता है कि तुम मेरे साथ मिलकर इस पूरी टाइमलाइन को रूल कर सकते हो। मैंने एक फिक्स पाथ बनाया जिसपे तुम चल कर आए ताकि तुम भी इमोर्टस बनो, और मैंने एक टाइमलाइन को सिक्योर कर लिया है जिसमें पहले तुम नथेनियल, फिर ड्रामाटोइड, फिर कैंग और फिर इमोर्टस बनोगे। बेसिकली अगर तुम इमोर्टस की बात सुनोगे तो तुम बहुत ज़्यादा ही हु रिमेन्स वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि उसकी बातें कुछ इस तरीके से थी कि मैंने तुम्हारे लिए ही रास्ता बनाया था कि तुम यहाँ तक आ सको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमोर्टस की ये सब बातें सुन के कैंग इस बात को समझता है, सोचता है, और तुम जानते हो वो सबसे ज़्यादा कैंग वाली चीज़ करता है, उसके आइडिया को उठाता है और उसको लात मार के खिड़की से बाहर फेंक देता है। और वैसा क्यों करता है? क्योंकि वो कहता है कि मैं किसी का भी पपेट बन के नहीं रहूंगा, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। और इसी तरीके से मार्वल कैंग के वेरिएंट से पीछे छुड़ाता है और कैंग की एक फिक्स टाइमलाइन बताता है। अब देखो कैंग इसके बाद भी काफी बार टाइम में आगे पीछे गया होगा, पर उसकी डेथ 1993 में टर्मिनेट्रिक्स ऑब्जेक्टिव करके एक कॉमिक बुक आई थी जिसमें हुआ था। तो एक्चुअली में इसमें वो क्या करता है, रेवोना के एक वेरिएंट से शादी करता है और लिम्बो में रहता है, और रेवोना का ही एक वेरिएंट को अपनी बेटी बना लेता है। तो अपन लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। तो भैया वो मरता कैसे है? तो वो लिम्बो में ओल्ड एज होने के कारण ही मर जाता है। जो बंदा टाइम को मास्टर कर चुका था वो अपनी ही उम्र बढ़ने की वजह से मर गया। काफी आयरनिक चीज है। अब देखो इमोर्टस 1993 में मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि 1993 की कॉमिक्स तक ही उसका अपीयरेंस था। वो चाहे तो 2013 वाली टाइमलाइन में भी दिख सकता है, और वो चाहे तो मार्वल के एग्जिस्टेंस में भी जाके रह सकता है। तो तुम समझ ही सकते हो कि उस कैरेक्टर का एंड बताने के बाद में भी उस कैरेक्टर को यूज करने का कितना बड़ा सोर्स ओपन है। बट इमोर्टस से ज्यादा राइटर्स कैंग को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसको लिखने में और लोगों को देखने में ज्यादा मजा आता है इमोर्टस से। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जोनाथन मेजर्स का जो इमोर्टस था, जिसको ही हु रिमेन्स करके हम बुलाते हैं, वो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंप्रेसिव था और उसने काफी बड़े फीट्स अचीव किए थे इन कंपेयर टू इमोर्टस जो हमने कॉमिक्स में देखा है। तो अब जब हम कैंग के 3 मेन वेरिएंट्स के बारे में जानते हैं, यानी कि रामाटूट, कैंग द कॉन्करर और इमोर्टस, तो हम एक अलग वेरिएंट के बारे में जानते हैं जिसके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती और जो कैंग के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा हट करता है।
जिसका नाम है आयरन लेड। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे कैंग के बचपन में एक हादसा होता है जिसकी वजह से वो कोमा जैसे एक स्टेट में चला जाता है और उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन उस वजह से खराब हो जाती है। तो कैंग ये सोचता है कि क्यों ना अपने उस वाले वर्जन को जाके कन्विंस किया जाए और बताया जाए कि तुम्हें आगे जाके ये पावर्स मिलने वाली है, सो दैट उसके इतने सारे कीमती साल जाया ना हो और उसके पेरेंट्स की कंडीशन भी ना बिगड़े। बेसिकली वो यही चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी कैंग द कॉन्करर बने ताकि वो आगे बढ़ सके, जस्ट लाइक इमोटस कैंग के लिए चाहता था। बट जब नथानियल ये देखता है कि आगे जाके वो कैंग द कॉन्करर जैसा बुरा आदमी बन जाएगा तो वो इस चीज से भागने की कोशिश करता है और वो कैंग का सूट चुरा कर अपनी अवेंजर्स की प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। और वो यहाँ पे इसलिए जाता है ताकि वो अवेंजर्स से हेल्प मांग सके। बट ये वो टाइम होता है जिसमें अवेंजर्स एक्चुअली में डिसअसेंबल हुए होते हैं, सारे अवेंजर्स बिखरे हुए हैं और नथानियल की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। उसने कैंग के सूट में अल्टरेशंस किए और उसको आयरन मैन जैसा दिखने लायक बनाया और अपना नाम रख लिया आयरन लेड। उसके बाद वो यंग अवेंजर्स को ज्वाइन करता है और उनके साथ में बहुत सारे मिशंस करता है। बट इस सबके कुछ टाइम बाद ही कैंग आ जाता है वहां पर उसको वापस लेने के लिए। इससे यंग अवेंजर्स और अवेंजर्स को बचाने की कोशिश करते हैं बट अल्टीमेटली टाइमलाइन पूरी की पूरी ब्रेक हो जाती है क्योंकि नथानियल प्रेजेंट टाइम में आ गया। इस वजह से वो कभी कैंग नहीं बना और कैंग कितना इंपॉर्टेंट हो गया है अब टाइम स्ट्रीम के लिए ये तुम खुद समझ सकते हो क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स उसी की वजह से हुए हैं। एग्जिस्टेंस से मिटता हुआ देखकर नथानियल को रियलाइज होता है कि उसका वहां पे होना कितना जरूरी है और चाहे वो कितना ही सब लोगों को पसंद करता हो और उसका प्यार यहाँ पे क्यों ना हो। फन फैक्ट, नथानियल की लव इंटरेस्ट एक्चुअली में स्ट्रेचर रहती है जो कि एंटमैन की बेटी है। तो अब उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो यहीं पे रुके और टाइमलाइन को टूटने दे या फिर वो अपनी जगह वापस जाए जहां पर वो अल्टीमेटली कैंग तो बनेगा बट टाइमलाइन सेफ रहेगी। तो नथानियल कैंग के साथ जाने के लिए अग्री कर देता है, एग्जैक्ट वही जगह पर जाकर छोड़ देता है, साथ ही साथ में उसकी मेमोरी भी वाइप कर देता है ताकि इसकी कोई भी याद उसके पास नहीं बने। तो नथानियल को यंग अवेंजर्स और अवेंजर्स जानते हैं आयरन लेड के नाम से, पर वो खुद नहीं जानता कि वो आयरन लेड था। वापस जाते समय कैंग सोचता है कि कभी कभी हमें समय के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन को तेज करने के लिए नथानियल के पास में आया और नथानियल अपनी किस्मत से भागने के लिए समय में पीछे गया। पर चाहे चीजों को तेज करने की बात हो या अपनी किस्मत से दूर भागने की, हाँ, पर एक चीज हम दोनों में एक जैसी ही रहेगी, वो है कि कभी भी हम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि कैंग कभी खुद से भाग नहीं पाएगा। मैं हमेशा हूँ और रहूंगा कैंग द कॉन्करर, चाहे मेरी मर्जी हो, मुझे पसंद हो या ना हो, पर मुझे बनना ही पड़ेगा। तो ये थी कैंग की कहानी मेरी जुबानी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। शेयर कर देना इस वीडियो को, अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। भैया तुम में से बहुत से लोगों ने नहीं कर रखा है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगला वीडियो किसको चाहिए ये भी बता। अबे अब तू कौन है? ये मैं पूछ के मैं कौन हूँ, ये पूछ के भी क्यों आया। अटैक ऑन टाइटन के ऊपर वीडियो बना लेंगे। ए यार अब फिर एनीमे वाला है, मैं जा रहा हूँ साइन आउट।